नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 6। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ 2 व्यापार से साम्राज्य तक की बातों को पढ़ने और समझने वाले हैं और इसका उपविषय है व्यापार से युद्धों तक। मतलब कि अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र लेकर आई थी कि पूर्व के देशों में उस पर व्यापार का एकाधिकार रहेगा। मतलब इंग्लैंड की एकमात्र वही कंपनी पूर्वी देशों से व्यापार करेगी। तो वह कंपनी जब भारत आई तो भारत आने के बाद अपने व्यापार से साम्राज्य को कैसे फैलाया, तो उस कड़ी में आज हम सबसे पहली कड़ी व्यापार से युद्धों तक पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे व्यापार करते करते युद्धों में उलझने लगी और धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा करने के दिशा में कदम बढ़ाने लगी। इसकी शुरुआत होती है मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया था। क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने पर भी रोक दिया। बच्चों, हमारे यहाँ मुगल शासन जब चलता था तो उसमें बहुत शक्तिशाली राजा हुआ करते थे और उन लोगों ने भारत को एक बहुत बड़े क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया था और बहुत बड़े क्षेत्र पर उनका शासन था। तो मुगल राजाओं में जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। लेकिन 1707 के बाद औरंगजेब के बाद कोई इतना शक्तिशाली शासक नहीं बन पाया जो कि उस उतने बड़े साम्राज्य को समेट कर रख सके। तो आप यह हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि औरंगजेब से पहले मुगल शासक कौन कौन हुए थे। जो लोग भी जानते होंगे या किताबों की मदद से या अपने पेरेंट्स से पूछकर यह बताइएगा कि औरंगजेब से पहले मुगल शासक कौन कौन थे और किन किन लोगों ने भारत पर शासन किया था। तो चलिए अब हम औरंगजेब के बाद की चीज को देखते हैं। तो जब औरंगजेब के बाद मुगल शासन कमजोर हो गया तो क्षेत्रीय शासक जैसे हैदराबाद का निजाम, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, लखनऊ का नवाब, ये सब लोग अपने अपने साम्राज्य अलग करने लगे और इन लोगों के सामने एक नई शक्ति आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बंगाल में औरंगजेब ने ब्रिटिश कंपनी को कुछ व्यापार करने का अधिकार दिया था, लेकिन उसके बाद कंपनी के प्रशासक जो थे वह भी अपना निजी व्यापार उस अधिकार के तहत करने लगे थे, जिससे कि बंगाल में राजस्व की हानि हो रही थी। तो इस हानि को रोकने के लिए बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे कि जो लोग व्यापार करते हैं भाई यहाँ टैक्स दो। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने पर भी रोक दिया। वो कंपनी अपना सिक्का ढालती थी तो एक देश में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर अपना मुद्रा चलाए, अपने सिक्के ढाले, तो यह भी वहाँ के राजा को पसंद नहीं आएगा, इसलिए उसने सिक्के ढालने पर बंदी कर दी। और यही नहीं, वो लोग किलेबंदी भी करते थे क्योंकि अंग्रेजी कंपनियों की दूसरे कंपनियों से होड़ थी, जैसे फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली कंपनी। तो इन लोगों से लड़ाई से बचने के लिए वो लोग अपनी किलेबंदी करके रहते थे। तो इस तरह के किलेबंदी पर भी अपने क्षेत्र के अंतर्गत बंगाल के नवाब ने रोक लगा दिया, जो कि कंपनी के अधिकारियों को पसंद नहीं आया। यही विवाद का पहला जड़ था। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता गया। सन 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद, बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां था, उसका नाती सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था, मतलब उसकी लड़की का पुत्र था, घसीटी बेगम का लड़का था। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था और सिराजुद्दौला एक ताकतवर नवाब था और उसको कंपनी को भय भी था क्योंकि इसने बहुत सारे कार्यों पर रोक लगा दिया था और कंपनी को नजराने देने को बोला, कंपनी को सिक्के ढालने पर मना कर दिया, कंपनी को किलेबंदी बढ़ाने पर भी सिराजुद्दौला ने रोक लगा दिया। कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उसके इशारों पर नाचे और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि इस तरह का नवाब मिले, जैसा कंपनी कहे वैसा ही वो नवाब करे। सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने का हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को कहा। और सिराजुद्दौला ने कहा कि मैं कैसे शासन करता हूं यह सोचना कंपनी का काम नहीं है, आपको यहाँ टैक्स देकर व्यापार करना होगा। लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार बंगाल में एक जगह है,
इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़ा। अंग्रेज लोग जहां व्यापार करते थे तो वहां रहने के लिए वो लोग अपना घर बनाते थे, उसको फैक्ट्री बोलते थे। फैक्ट्री मतलब उस समय कोई कारखाना नहीं होता था, व्यापार का लेन देन जहां से होता था उस जगह को फैक्ट्री कहते थे। तो कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, उस जगह पर बंगाल के नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता में जो कंपनी का किला था उस पर भी कब्जा करने के लिए आगे बढ़ा। इधर कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव कंपनी का जनरल था, गवर्नर था, और उसके नेतृत्व में सेना गई नवाब के सेना से लड़ने। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। नौसेना मतलब उस समय जो समुद्र में लड़ने वाली सेना थी उस सेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। यह एक बहुत मुख्य युद्ध था, वहीं से भारत का इतिहास पलटने लगा। इस स्थान का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। उस जगह पर पलाश के फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते थे, इसलिए उस जगह का नाम पलासी पड़ा था। और पलासी के मैदान में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफर था, जो अंग्रेजों से मिल गया था। मीर जाफर ने लड़ाई ही नहीं करी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला वहां हार गया। सिराजुद्दौला मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बन गया। इसके बाद कंपनी ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। मीर जाफर ने जब सिराजुद्दौला को हरवा दिया तब फिर कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन देखा कि मीर जाफर भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और मीर जाफर को काफ़ी निचोड़ लेने के बाद, उससे बहुत सारा धन ले लेने के बाद कंपनी ने उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया। लेकिन जल्दी ही मीर कासिम उससे भी कंपनी असंतुष्ट हो, क्योंकि मीर कासिम पहले से हुई घटनाओं को जानता था और वह कंपनी से किनारा बनाने लगा और वह मीर कासिम से भी कंपनी असंतुष्ट हो गई। और 1764 में बक्सर नामक जगह पर, बिहार में आज भी बक्सर नामक एक जगह है जहां पर कि एक मुख्य लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ मीर कासिम और कंपनी के बीच, जिसमें कि मीर कासिम के तरफ से अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय भी लड़ रहे थे। तो इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को कंपनी की सेना ने हरा दिया, जिससे कि बंगाल पर कंपनी का प्रभुत्व कायम हो गया। और अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया, मतलब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया था, फिर मीर कासिम को हराकर उसने मीर जाफर को नवाब बनाया। और उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुगल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी मतलब भू राजस्व, पैसा वसूलने का अधिकार दे दिया, टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो यह कंपनी का इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है और वहीं से कंपनी ने भारत के इतिहास को पलट दिया और भारतीय राजाओं पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है कि दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। भूमि का राजस्व, भूमि के बदले टैक्स देने का अधिकार जो है वह दीवानी कहलाता है। प्रश्न 2 है कि बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था या प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर है कि प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। बंगाल के नवाब के द्वारा अंग्रेजों के सिक्के ढालने और किलेबंदी बढ़ाने पर रोक। दूसरा है बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजी व्यापारी से नजराने मांगना। और तीसरा है नवाब द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना करना। उसके बाद प्रश्न 3 है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण उसके सेनापति मीर जाफर का अंग्रेजों से मिल जाना था। नेक्स्ट है प्रश्न 4 की कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी? तो इसका उत्तर है कि 1764 में बक्सर का युद्ध जीतने के बाद कंपनी ने मुगल बादशाह से बंगाल की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो बच्चों इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।